सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूं अलीना अलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। और आज के इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब। इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है वो हो रही है क्या उस्मान बुज़दार साहब को आने वाले दिनों में गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि नैब ने तो उन्हें बुला लिया है। जी समी साहब। जी अलीना, बड़ा हार्ड टॉपिक है। तो आज हम गुफ्तगू वज़ीर आला पंजाब पिछले बहुत अरसे से, बल्कि जब से वो वज़ीर आला बने हैं, उन पर एक बड़ी तनकीद और ये कहा जा रहा है कि जी वो कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं थे, कोई बड़े बासर आदमी नहीं हैं और वडेरे नहीं हैं। और हर 15 दिन के बाद माशाल्लाह ऐसे कॉलम निगार भी मौजूद हैं, ऐसे टेलीविज़न पर टॉक शो होस्ट भी मौजूद हैं जो गाहे बगाए ये कहते रहते हैं कि बस ये जाने वाले हैं, और फिर बाद में ये कह देते हैं कि बस इनको आखिरी लीज ऑफ लाइफ मिल गई है और बस अगले फिर 15 दिनों में फ़ैसला हो जाएगा कि वो जा रहे हैं। आज भी जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ने जो लाइसेंस जारी किया शराब का एक होटल को, बताया जाता है कि बड़े ये मशहूर कोई हैं बिजनेसमैन मियां मंशा साहब, ये मुबैना तौर पर एलिजिडली कहा जाता है कि उनका कोई इन होटलों से ताल्लुक़ है, तो ये उनको दिए गए हैं, उसमें पैसे भी लिए गए हैं। तो नैब ने उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया है 12 अगस्त को कि वो आएँ और इस मामले में आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। तो एक बहस इस वक्त छिड़ी हुई है, मैं देख रहा था टीवी के प्रोग्राम्स कि जी उस्मान बुज़दार साहब बस अब 12 तारीख को गिरफ़्तार हो जाएंगे, और अभी इमरान खान साहब ने रिपोर्ट मंगवा ली है और वो फ़ैसला करने वाले हैं कि जी अब वो क्या इस्तीफ़ा पहले उनसे ले लिया जाए, उनकी गिरफ़्तार। यानी अपनी तरफ से हमारे वो यार दोस्त जो पिछले बहुत अरसे से उस्मान बुज़दार को टकरे मार रहे हैं, जैसे वो कुर्बानी होती है ना, तो वो बकरा होता है, उसको यूँ हाथ करे ना यूँ करके, तो वो आगे टक्कर मारता है, पेडू वो टक्कर मारता है ना, तो वो पिछले बहुत अरसे से टकरे मार रहे हैं, बना उनका कुछ नहीं है। तो अब वो ये एक माहौल सा बना दिया है कि ये गिरफ़्तार होने वाले हैं। हालाँकि आज चारों वज़राए आला ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म से, और उसमें उस्मान बुज़दार भी शामिल थे। और ये सुबह के वक्त ये जो है ये नैब का ऑर्डर आया उनको तलबी का, और वो शायद वज़ीर आज़म के इल्म में भी होगा, सबके इल्म में होगा, और अगर गुफ्तगू होनी हुई तो वो उस वक्त हो भी चुकी होगी, लेकिन शाम के टॉक शोज़ में ये चीज़ एक चल रही थी। अब इसमें मेरी कुछ लीगल लोगों से भी बात हुई, नैब के अंदर भी कुछ लोगों से राना साहब मेरी बात हुई कि जहाँ तक उनकी गिरफ़्तारी का ताल्लुक़ है तो बज़ाहिर इस बात का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि ये उनको पहली दफ़ा बुलाया गया, स्टेटमेंट उन्होंने इसमें अपनी रिकॉर्ड करवानी है। और दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें जो डीजी हैं एक्साइज़ के, जिन्होंने बुनियादी तौर पर ये सब कुछ किया और इसको इनिशिएट किया, वो मुल्क से बाहर हैं, अभी वो यहाँ पर नहीं है। तो मेन एक्यूज़ बुनियादी तौर पर वो हैं। जब तक वो नहीं आते या उनकी स्टेटमेंट नहीं होती तब तक भी ये केस किसी तरफ नहीं जाएगा। और अभी ये उस्मान बुज़दार साहब की पहली उनको बुलाया गया है, तो उस पर वो आएंगे स्टेटमेंट देने के लिए। तो इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि उस्मान बुज़दार गिरफ़्तार हो। पहली पेशी पर समी साहब वो गिरफ्तार करते ही नहीं। वो कहते ये हैं कि ये बंदे को बुलाया, ये आया नहीं, ताउन नहीं कर रहा। हाँ। तो पहली पेशी पर एक बंदा जाता है तो उसको कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? लेकिन उनके पास इख्तियारात भी तो है ना, जब चाहे जहाँ चाहे जिसको नहीं वो इख्तियारात तो है, लेकिन फिर वो कोर्ट में चैलेंज हो जाते हैं ना। अगर आप उसको इख्तियारात से तजावुज करते हैं तो फिर वो चैलेंज हो जाते हैं। इनिशियल स्टेज है अभी। और इसमें यह भी इल्ज़ाम है कि कोई 50 मिलियन जो है वो ब्राइब ली गई। L2 लिकर लाइसेंस है। और इसमें एक चीज़ जो इसमें ये की गई है, जो इल्ज़ाम लगाया गया कि जी 2009 में चीफ मिनिस्टर ने एक पॉलिसी बना ली थी। भाई 2009 में, अभी ये एक लीगल एक चीज़ है, 2009 में एक पॉलिसी बन गई, ठीक है, तो 2019 में वो पॉलिसी तब्दील भी हो सकती है। वो पहले भी सीएम ने बनाई ना वो पॉलिसी, गवर्नमेंट ने बनाई। 2009 से पहले भी एक पॉलिसी होगी, उसको उस वक्त 2009 में तब्दील किया गया। तो ये एक ऐसा मामला है जिसकी बहुत सारी कानूनी जहतें हैं
और आगे चलकर ये अनफोल्ड होगा। लेकिन यार लोगों ने जो उस्मान बुज़दार को हटाना चाहते हैं, उस्मान, ये मैं आज हम इस पे बात करेंगे कि उस्मान बुज़दार पर इतनी तनकीद है क्यों, मैं पूरा, और फिर वो जो इल्ज़ाम उन पर लगाए गए, एक तूर खान बुज़दार डेरा गाजी खान के एक सहाफ़ी हैं, उनको बुनियाद बना के कि वो फ्रंट मैन है जनाब उस्मान बुज़दार साहब के, और पता नहीं करोड़ों रुपए उन्होंने बनाए हैं और वहाँ पर वो बेताज बादशाह हैं। और फिर एक ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जो तहसील कौंसिल के जो टाउन कमेटी के तहसील वो जो होती है उसके चेयरमैन थे उस्मान बुज़दार साहब, उसका रिकॉर्ड जला दिया गया। वो भी आज उस पर भी बात करेंगे कि वो रिकॉर्ड जिस टाउन वो जिस कमेटी का तहसील कौंसिल थी उसका जलाया गया, वो उस्मान बुज़दार साहब की नहीं थी, वो थी वहीं उसी इलाके की, लेकिन वो उनके ज़ेर असर नहीं थी, इसलिए उसका जो रिकॉर्ड जला तो उसमें उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से कुछ नहीं था। तो ये वो सारे हम हिस्से जो तूर खान बुज़दार से जो सहाफ़ियों के सवाल जवाब हुए, उन्होंने जो जवाब दी वो भी उसमें चलाएंगे। लेकिन एक सबसे पहले मैं राना साहब एक बात जो करना चाहता हूँ, बड़ा मुश्किल होता है कि जो लोग हुक्मरान हों, इनकम्बेंट हों, अगर उन पर इल्ज़ाम लगे तो उसके लिए कोई आदमी बात करे, क्योंकि एक सेकंड में इल्ज़ाम लग जाता है। पेड प्रोग्राम है जी, वहाँ से कोई हदायतनामा आया होगा, ये दोस्तियाँ निभा रहे हैं जी, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब मैं ये सारा चीज़ें देख रहा था पिछले 1-2 महीने से, मैं ज़रा हम प्रोग्राम भी नहीं कर रहे थे, मैं पहले बीमार था, फिर मेरे वालिद साहब का वो मामला हुआ, तो मुझे जब मैं उस्मान बुज़दार का केस देखता हूँ तो मुझे 80s की जो है दिहाई वो याद आ जाती है। उस वक्त एक गवर्नमेंट जो थी फ़ौजी हुकूमत, उसके लिए एक बड़ा मसला था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इल्ज़ाम लगाना था कि वो कोई, उन्होंने करतार से अबीएस भी जारी किया था गवर्नमेंट ने कि उन्होंने कोई माली करप्शन की, ये वो कहानी भी बनाई, लेकिन कोई बंदा इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। फिर बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर भी माली करप्शन के इल्ज़ामात नहीं लग सकते थे, इसलिए कि उनके पास कोई पोजीशन ही नहीं थी जब वो, उनके वालिद साहब जब वज़ीर आज़म थे। और जिस वक्त वो शाहनवाज़ भुट्टो की मैयत लेके वापस आई और जिस अंदाज में लोग कराची एयरपोर्ट आए थे, और फिर जब वो 1986 में वापस आई तो जिस तरह लाहौर में उनका इस्तकबाल हुआ, तो गवर्नमेंट उस वक्त की हुकूमत को ये अंदाज़ा हुआ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो भी कैंपेन है वो कारगर नहीं हो रही, लोग उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनके खिलाफ बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब आसफ अली जरदारी साहब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शादी हुई तो तब लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, तो एक इंफॉर्मेशन में एक मीटिंग हुई और उसमें यह फैसला किया गया कि अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ाम लगाने के लिए या उनकी शख्सियत को दागदार करने के लिए हमारे पास एक बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आई है कि आसफ अली जरदारी साहब जो हैं उन पर हम इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जनाब उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया। वो फिर बाद में इत्तफाक से आसफ जरदारी साहब निकले भी ऐसे ही, शुरू में तो किसी को पता नहीं था, जब वो गए वज़ीर आज़म हाउस में तो बाद में उन्होंने जो कुछ किया वो सबके सामने है। लेकिन शुरू में हुसैन हक़ानी साहब उस कैंपेन के इंचार्ज बने, नवाज शरीफ साहब के पास वो बतौर पंजाब वज़ीर आला उनके पास सारी फंडिंग थी, तो सिनेमा की बात करो टिकटें ब्लैक करने की बात करो, और फिर ये कि इनको कहो कि मिस्टर 10%। हुसैन हक़ानी साहब ने उनको नाम दे दिया, एक टर्म कॉइन की कि मिस्टर 10%, जब बेनज़ीर वज़ीर आज़म बनी थी। उसका मकसद क्या था? वो तनकीद आसफ अली जरदारी पर नहीं होती थी राना साहब, वो तनकीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर होती थी कि ये बेनज़ीर का शौहर है और वो वज़ीर आज़म है और ये उस वज़ीर आज़म के शौहर होने की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। अब उस्मान बुज़दार जो हैं वो, उनकी पार्टी में कोई इस तरह की हैसियत नहीं थी कि उनका कोई ग्रुप हो। वो एक सरदार तो हैं डेरा गाजी खान के, तौसा के, वहाँ पर भारतीय के, लेकिन एक मिडिल क्लास सरदार, वहाँ पर खोसे, वहाँ पर लवारी, पता नहीं कितने मज़ारी, कितने बड़े बड़े वहाँ पर सरदार थे। तो वो एक, उन सरदारों के मुकाबले में उनका जो दर्जा था वहाँ पर वो कोई इतना ज़्यादा नहीं था। अब इमरान खान साहब ने उनको बना दिया चीफ मिनिस्टर और साथ में ये कहा कि ये एक ईमानदार आदमी है, और बार बार कहते हैं कि ये ईमानदार आदमी है। जो भी कैंपेन उस्मान बुज़दार के खिलाफ चलती है वो रुक इसलिए जाती है आगे कि जनाब वज़ीर आज़म साहब उन पर एतमाद करते हैं और वो कहते हैं कि मैं उनको नहीं हटाऊंगा।
तो अब उस्मान बुज़दार पर जो तनकीद की जा रही है इस वक्त, जो आप देखें पिछले फ्रेंजी है पिछले कुछ अरसे से 2 साल से कि जनाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब को बर्बाद कर दिया, और जनाब ये वो तनकीद उस्मान बुज़दार पर नहीं है, वो तनकीद दर हकीकत इमरान खान पर है और उसी पैटर्न पे है जो 80s से शुरू की गई एंड पे, जिसके आर्किटेक्ट नवाज शरीफ साहब थे। और अभी भी ये जो कैंपेन है इसको नून लीग चला रही है, इसको वो पुराने खिलाड़ी हैं, मोहतरमा वो नुसरत भुट्टो साहबा की तस्वीरें चलाई, सब कुछ किया, मिस्टर 10% कहा, हर तरह के जो इल्ज़ामात थे उन्होंने वो उन पर लगाए। तो ये जो तनकीद है उस्मान बुज़दार पर बेसिकली बुनियादी तौर पर ये इमरान खान साहब पर तनकीद है, वज़ीर आज़म पर, क्योंकि वो डायरेक्टली कहते हैं कि वो ईमानदार आदमी है, मैं नहीं हटाऊँगा। अच्छा, फिर एक उसमें और भी चीज़ आई, अब इमरान खान पर भी आप करप्शन के चार्जेस कोई बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप ये कहें ना जी कि इमरान ने ये फैसला किया और उस फैसले में कुछ कमी थी, ये तो कोई आदमी मान लेगा, लेकिन अगर आप ये कहें ना कि इमरान खान ने ये काम पैसे लेके किया है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने, कोई बंदा ये बात नहीं मानने के लिए तैयार कि वज़ीर आज़म इमरान खान पैसे लेते हैं। तो उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब, और फिर ये शुरू हो गया कि जी उस्मान बुज़दार के जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारब हैं, वो पता नहीं क्या कुछ करते फिर रहे हैं। हालांकि उस्मान बुज़दार ने बाकायदा लेटर लिखे हैं बार बार जो सेक्रेटेरिएट से निकले हैं कि उनका कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार अगर कोई बात करे, कोई उनके नाम पर अगर कोई टेलीफोन करके कहे कि ये काम करे तो मुझे बताया जाए, उसको पकड़ लिया जाए, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए, उसका कोई काम ना किया जाए। लेकिन और एक सेक्रेटरी साहब से मैं बात कर रहा था, ये स्टोरी करने से पहले मैंने भी कुछ फ़ोन किए पता करने के लिए कि क्या सूरत यार है। तो मुझे एक सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि यार ऑनेस्टली मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हमने अली इमरान के फ़ोन भी सुने हुए हैं, हमज़ा शहबाज के फ़ोन भी सुने हुए हैं, और ये जो अभी बातें करते हैं ना लोग कि जी उस्मान बुज़दार के रिश्तेदार, और ये वो जो फ़ोन होते थे, वो जो बातें होती थी, वो जिस अंदाज में हुक्म होता था और जिस तरह से मामलात को चलाया जाता था, इस तरह का तो अभी तसव्वुर भी नहीं है कोई, इस तरह की तो कोई कहानी, कोई बात ही नहीं है। और ये एक अंदाज में जो एक कैंपेन है, उसका मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को हिट करना है। अब राना साहब इल्ज़ाम बहुत लगे हैं, और वो जो तूर खान है जिसको बुज़दार फी है एक्चुअली, वो वहाँ पर डेरा गाजी खान में, और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पता नहीं उन्होंने क्या कुछ किया और बड़े पैसे लिए, और इस वक्त वो फ्रंट मैन है उस्मान बुज़दार के, करोड़ों और अरबों रुपए उन्होंने बना लिए। मैंने तूर खान बुज़दार को फ़ोन किया, तो ये मैं बताना चाहता हूँ ये बात। तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा अच्छा, यानी पहले तो वो थोड़े घबरा रहे थे कि पता नहीं किस लिए फ़ोन किया है। उसने कहा भाई ये एंकर बड़े हैं, हम तो डेरा गाजी खान के लोग हैं, गरीब लोग हैं, और पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। मैंने कहा नहीं, हम तो आपसे बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने अपना, उनका दूसरा एक नंबर था, तो उससे उन्होंने मुझे उस दिन तो नहीं लेकिन कोई चंद घंटों के बाद कॉल की उन्होंने, तो वो थोड़ी सी बात हुई, हेलो हेलो हुई, तो वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। नंबर मेरे पास महफूज नहीं था, वो उनका कोई नया नंबर था। कोई 20-25 मिनट के बाद फिर दोबारा मुझे उसी नंबर से कॉल आई, तो मैंने वो फ़ोन उठाया, तो उस पर वो तूर खान बुज़दार, तो उसने मुझे ये बताया, तूर खान है, कि साईं वो असल में उस फ़ोन, ये जो फ़ोन था इस पर बैलेंस वो कम था, बैलेंस ख़त्म हो गया, तो फिर वो बैलेंस मुझे लेके इसमें डालना पड़ा, तो वो 15-20 मिनट के बाद मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। तो राना साहब मैं ये सोच रहा था कि इस बंदे के बारे में ये कहा गया है कि इसने करोड़ों अरबों रुपए बनाए, और फ़ोन का बैलेंस नहीं है यार, 100 रुपये 200 रुपये का, और फिर 15 मिनट के बाद कहीं से उसने 500 रुपये का या 1000 रुपये का कोई बैलेंस डाल के उसने मुझे फ़ोन किया, और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये करोड़ों रुपए ले गया। राना साहब, समी साहब देखिए, बात ये है, आपने अभी जो बात की कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ कैंपेन का असल निशाना वज़ीर आज़म इमरान खान है। बात सीधी है कि इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि जब तक PTI की हुकूमत है बुज़दार वज़ीर आला रहेंगे। अब इन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया, असल बात ये नहीं है कि बुज़दार साहब पैसा बना रहे हैं, ये जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको वो पैसा बनाने नहीं दे रहे, उनको आदत पड़ी हुई है माल बनाने की साबिक हुकूमतों के दौर में। अब उनके लिए रास्ता नहीं बन रहा कि वो माल कैसे बनाए। ऊपर इमरान खान है, नीचे उस्मान बुज़दार है। और वैसे भी राना साहब,
अगर आप हुकूमत के बारे में कोई इस तरह का प्रोग्राम करें किसी वजीर के बारे में जिसमें उस पर इल्ज़ाम लगाया जाए तो लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन ना इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट है सिर्फ लोग पसंद नहीं करते, एक्चुअली लोग सवाल उठाते हैं। जैसे कि अभी आपने बोला कि जब हम उस्मान बुज़दार साहब का नाम लेते हैं तो इमरान खान साहब हमारे सामने आते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार साहब पे बहुत यकीन रखते हैं क्योंकि वो ईमानदार हैं। जब उस्मान बुज़दार पे कोई भी सवाल उठता है वो एक्चुअली इमरान खान साहब पे उठता है। अगर ये सारे उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ये इल्ज़ामात गलत हैं तो फिर जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्हें कंटेम्प्ट में जाना चाहिए, हद तक इज़्ज़त का दावा करना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली जो है वो इमरान खान साहब पे है सवाल। आपने ज़बरदस्त बात कही है, मैं आपको ये बात बता देता हूँ। एक बहुत बड़े एंकर है, अब मसला ये है कि मैं किसका नाम लूं और क्या लूं, नाम ना ले। बहुत बड़े एंकर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम किया बुज़दार साहब के बारे में। बुज़दार साहब ने और उनकी टीम ने ये उनको सजेस्ट किया कि इनसे मुलाकात कर लेते हैं। उस बहुत बड़े एंकर ने, अगर वो ये सुन रहे हैं या क्लिप उन्हें जाए तो वो समझ जाएंगे कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो जो उस्मान बुज़दार की टीम ने उनसे मुलाकात की, टाइम मांगा, उन्होंने इस्लामाबाद में मुलाकात का उस्मान बुज़दार साहब को टाइम दे दिया और जिस टाइम पर वो मुलाकात होनी थी उस टाइम पर वो एंकर गायब हो गए। उस्मान बुज़दार साहब इस्लामाबाद में आए, उनसे मुलाकात की कोशिश की, टाइम जो था बुज़दार वो नहीं मिले, बुज़दार साहब वापस चले गए। तो बुज़दार साहब ने कहा अपने साथियों से कि इन्होंने मुझ पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया, तो कुछ थोड़ा लीगल एक्शन हम करके देख लेते हैं इनके खिलाफ। हमने तो कोशिश की कि इनसे मिलें, मुलाकात करें, अगर इनके कोई कंसर्न है उसका हम जवाब दें। ये नहीं मिले टाइम तय करने के बाद भी, तो फिर तो एक लीगल नोटिस उन्होंने भेजा। जब वो लीगल नोटिस गया उनके पास तो अब वो जाहिर है अदालती मामला और जो कुछ आपने कहा वो साबित तो करना पड़ेगा ना। अगर वो आप साबित नहीं कर सके तो अदालत फैसला भी दे देगी और कोई बहुत लंबा चलता नहीं है केस। उसी एंकर ने, वो जो उस वक्त मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं था, भाग गया था। जब लीगल कोर्स शुरू हुआ तो तरलों पे आके दोस्तों को बीच में डाल के उन्होंने वो सुलह सफाई की। आप जो बात कह रही हैं ना लीगल, इसका एक और भी मेरा सवाल उठा। अच्छा नहीं, सवाल आप बिल्कुल उठा सकते हैं। अच्छा अब मैं ये, क्योंकि अफसोस की बात ये है, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे जो सहाफ़ी साथी हैं ना बहुत सारे, उनकी वो एजेंट्स के तौर पर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उनमें से सर बहुत सीनियर भी हैं जिनको लोग बहुत सीरियस लेते हैं और 7 बजे का शो करते हैं वो एक चैनल पे, और जब वो आते हैं गुलाम हुसैन साहब तो ये बात करते हैं कि मेरे पास ये जो फाइल्स की बात की जाती हैं, ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, चेक क्यों नहीं की जाती। वो तो यहाँ तक बात करते हैं, साहब के बारे में नहीं बात, वो तो यहाँ तक बात करते हैं ना सर। वो भी तो एक सीनियर सहाफ़ी हैं। नहीं सहाफ़ी हैं, उनका राइट है, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बिलीव करते हैं। जिस तरह राना साहब हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें एक चीज़ का हक है, तो जो लोग किसी के बारे में प्रोग्राम करते हैं उनका राइट है। हम उस राइट को तो, बड़े अच्छे बहुत ज़बरदस्त आदमी है और मैं बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनका नहीं, उनके बारे में मैं एक बात वाजे कर दूं कि वो जो भी मैंने पहले जो बात कही है ना, वो गुलाम हुसैन साहब के बारे में नहीं है। वो तो मुझे पता है, उनका इससे कोई ताल्लुक, आपको पता है किस सहाफ़ी के बारे में है, लेकिन गुलाम हुसैन साहब का नहीं पता। वो गुलाम हुसैन साहब को पता किसकी बात हो रही है। तो अब सवाल ये है, देखें ज़रा थोड़ा सा आ जाते हैं जो इल्ज़ामात लगाए गए बहुत ज़्यादा। एक तूर खान ने वहाँ पर डेरा गाजी खां में जो लोकल सहाफ़ी, उसने बात भी की, सोशल मीडिया पर वो आई भी सी। मैंने जब तूर से बात की तो उसने कहा जी वो हर चीज़ का इल्ज़ाम का जो जवाब है वो मैंने वहाँ पर दे दिया। तो अगर आप उसको सुन लें तो, क्योंकि डेरा गाजी खां में हमारी कोई DSNG वगैरह नहीं है और वो कुछ नहीं है, तो वो बिल्कुल वीडियो पे वो चीज़ अवेलेबल है। तो मेरे वो सारे जो जवाबात हैं जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए वो आपके सामने हैं। तो एक उन पर जो सवाल था कि जब उस्मान बुज़दार तहसील नाज़िम थे तो अब बिला नागा वो उनके दफ्तर में आते जाते थे जब वो तहसील नाज़िम थे। तो ज़रा वो सवाल और जवाब अगर आप सुना सकें तो। अब बिला नागा अगर दफ्तर में अगर आदमी को जाए तो राना साहब ये करप्शन है। समी साहब को ये नहीं पता कि भाई तहसील नाज़िम जो है उसके पास कितने इख्तियारात होते हैं, कितने फंड्स होते हैं, क्या वो करप्शन कर सकता है, कितनी करप्शन कर सकता है। ठीक है, ये जो सवाल है, और वो भी उस इलाके के तहसील नाज़िम जहां उस्मान बुज़दार साहब थे। इसी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके खिलाफ जो कैंपेन चलाई जा रही है उसका मकसद क्या है। समी साहब, उसका मकसद सीधा साधा आपने बात शुरू में कर दी थी कि देखें पाकिस्तान में जो वडेरा शाही है ना,
वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई उनसे कम अमीर आदमी जो है वो उनसे ऊपर वाली। अच्छा, मैं अभी अपने एक बड़े हमारे करीबी दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, मैं आज उनसे बात कर रहा था। मैंने उनसे, हम ये बात हो रही थी कि ये बात है, ये बात है, तो वो हंस रहे थे साथ में। तो एक उन्होंने मुझसे बात कही, उन्होंने आखिर में उन्होंने कहा कि देखें बात ये है, बस यार मैं तो ये गल दसदा पिया कि ये उस्मान बुज़दार जड़ा है ना, ये चीफ मिनिस्टर फबदा ही नहीं, ये चंगा नहीं लगता बतौर चीफ मिनिस्टर। अब मुझे बताएं ये कोई आर्गुमेंट है? समी साहब, पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर इन जागीरदारों और वडेरों ने इस कदर खौफनाक आमरीत मुसल्लत किए रखी है समी साहब। ये तो अब इमरान खान आया ना, वरना वो आ गया। अब ये जो थे सनतकार थे नवाज शरीफ साहब, ये भी चीफ मिनिस्टर बन के जागीरदार बन गए। इन्होंने भी बड़ी बड़ी एम्पायर्स बना ली, अपनी जमीनें खरीद ली, बड़े बड़े महलात बना लिए। नहीं, ये कल्चर जो है, नहीं अलीना, ये कल्चर जमहूरियत की जिद है, जागीरदाराना सोच जमहूरियत की जिद है। ये अपने वहाँ मुजारिन को कहते हैं कि वो मुजारिन अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। पाकिस्तान में अगर जमहूरियत चलानी है तो वडेराशाही को खत्म करना होगा। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाकर ये पैगाम दिया कि नीचे से भी बंदा ऊपर आ सकता है। अब अगर किसी बड़े आदमी को बना दें वजीर आला तो फिर ठीक है, किसी लगारी को बना दें, जो सवाल उठाते हैं ना सभी साहब, इधर किसी बड़े सवाल उठाने वाले ये सवाल उठा सकते हैं, उस्मान बुज़दार से कोई भी मिल सकता है, बिल्कुल राइट है लोगों का। अब एक और इल्जाम था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट थे और उसमें करोड़ों रुपए की करप्शन की गई, ये भी एक इल्जाम है। जरा वो भी सुनवा दें और जवाब भी जरा सुन लेते हैं। जवाब बाद में सुनेंगे जब ब्रेक। सुन लिया आपने? हाँ जी, मैंने सुन लिया। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से गली मोहल्ले के लिए, डेमो के लिए कोई पैसा रिलीज ही नहीं हुआ। कहीं कोई स्कीम अप्रूव हो गई होगी लेकिन एक्चुअल कोई पैसा वहां पे नहीं गया। इल्जाम लगा दिया तूर खान बुज़दार ने पता नहीं कितने करोड़ों रुपए जो है ना उस फंड से खाए। अच्छा सर, सिर्फ गूगल पे जाके एशियन डेवलपमेंट बैंक और साथ डीजी खान लिखें और डैम के प्रोजेक्ट्स लिखें तो ढेरों प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तूर खान बुज़दार है कौन, उसका क्या ताल्लुक है उस्मान बुज़दार से, आज हम ये डिस्कस करते हैं। वज़ीर आला पंजाब, ये बड़ी अहम बात है। वज़ीर आला पंजाब पर जो तनकीद है वो बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद है और बड़ा सूबा है पंजाब, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये जो इस कदर तनकीद है, वो कहते हैं ना देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस, कि इसके पीछे एक वो सारी की सारी स्कीम है कि आप इतनी ज़्यादा हर चैनल पर, हर कॉलम पर, मतलब एक कॉलम निगार हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने 17 कॉलम लिखे हैं राना साहब, 17 कॉलम के गया उस्मान बुज़दार, बस फैसला हो गया, सुबह गया या शाम, बस तय हो गया। देखिए उस्मान बुज़दार साहब जो है ना, मैं आपको बताऊं, मेरा इनसे पहला राब्ता जो है ना आज से 18-19 साल पहले हुआ है, जब इन्होंने मुझे टेलीफोन किया, ठीक है, वो ये नहीं है, उसके बाद कई साल तक उनसे कोई हमारा राब्ता नहीं रहा। वो एक बुनियादी तौर पर शरीफ आदमी है। आप देखें, कभी कहा गया कि जी उन्हें लिखना नहीं आता, नहीं, वो लॉयर है मेरे ख्याल में, कहीं पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, समझना नहीं आता, भैया नहीं, हर तरह की जो बात है यावागोई थी ना वो की गई, सारी की गई, यावागोई सारी उनके बारे में की, हर तरह की बात की। लेकिन अब देखें समी साहब को हुआ क्या कि 300 अरब रुपए से ज्यादा शहबाज शरीफ साहब ने जिस ऑरेंज ट्रेन पे लगा दिया, अगर इस तरह के मंसूबे शुरू करे उस्मान बुज़दार, फिर वो बहुत अच्छे हैं। अब उन 300 अरब रुपए से आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में जब ये कोरोना की वबा फूटी तो कितने ज़्यादा हेल्थ केयर सिस्टम जो था उसके नकाइज सामने आए। उस 300 अरब में से अगर 50 अरब रुपए के भी अस्पताल बना दिए जाते तो मुल्क को ये दिन ना देखने पड़ते। इनकी तवज्जो उस तरफ समी साहब थी नहीं। अब 300 अरब का मंसूबा है तो थोड़ा थोड़ा भी अगर उसमें से निकाला जाए तो कितना निकलेगा। वैसे मैं राना साहब, मैं दाद देता हूँ जिसने भी ये स्कीम ऑफ थाट बनाई कि इमरान खान को बदनाम करने के लिए आप उस्मान बुज़दार को बुरा भला कहें और फिर अब उस्मान बुज़दार के लिए आपने तूर खान बुज़दार जो एक
डीजी खान का साफी जो पुराना उनका दोस्त अलगदार, आपने उस कैरेक्टर को आप सामने ले आए और आपने जो कहानी शुरू की। अच्छा, मैं एक और ये बड़ा सोशल मीडिया पर चैनल, आप मेरी बात सुने, ये पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिनकी तरफ से बार बार मीडिया में ये बयानात सीएम हाउस से जारी किए गए कि मेरे वजीर आला के नाम पर कोई उनका रिश्तेदार कोई टेलीफोन करे, सिफारिश करे तो फौरन बताया जाए और वो काम ना करे कोई भी अफसर। और इससे पहले क्या होता था, भतीजे, भांजे, दामाद, बेटे जो भी उठता था उठकर फोन करते थे और 7 अफसरों को गालियां निकालते थे, धमकियां देते थे। अच्छा जी, ये है वो कल्चर जिसको उस्मान बुज़दार ने खत्म किया। एक और इल्जाम था उस्मान इन पर, तूर बुज़दार पर, कि जी वो टी करप्शन का एक अफसर है अहमद अली, उसने पकड़ लिया था, इन्होंने उसकी ट्रांसफर करवाई और ये हुआ। अच्छा, एक और इल्जाम था, मैं फिर हम बात करते हैं, पहले वो चलें कि जी तहसील नाज़म बतौर उस्मान बुज़दार ने बड़ी करप्शन की और ये तूर खान बुज़दार उनके फ्रंट मैन थे और पता नहीं करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स थे। अब पता नहीं वहाँ पर वो जो तहसील थी उसमें करोड़ों के प्रोजेक्ट कहाँ पे आ गए, पूरे डेरा गाजी खान में नहीं हो गए कि उसके ऑफिस को आग लगा दी गई थी। अब ये आपने यानी एक बात लगा दी गई, यहाँ पर इल्ज़ाम जब लगता है ना तो वो वायरल भी होता है और मिलियन लोग उसको देखते हैं, लेकिन उसकी तरदीद अव्वल तो छापता कोई नहीं है, और अगर कोई छापता है भी तो वो बैक पेज पे अखबार में एक लाइन लगी होती है, टीवी पर तो खैर देता ही कोई नहीं। मैं बुनियादी तौर पर जो चीज़ है ना, देखें मीडिया का, राना साहब, ये हमारा फ़र्ज़ है कि दोनों तरफ के जो मौक़िफ़ हैं वो आने चाहिए, सामने आने चाहिए, बिल्कुल इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगा देना चाहिए। अब ये देखें, आग वो उस तहसील नाज़म में, उस तहसील ऑफिस में लगी नहीं है जिसका तहसील में लगी नहीं थी, तौंसा में लगी थी, वो भी 2007 में लगी थी जब बीबी का कत्ल हुआ था और उसके बाद वहां पे लोगों ने लगाई थी। और जो रैकेट की बात करें वो वाकई मौजूद है, ये वो गलत बयानी की गई है। ये कितना बड़ा इल्जाम। ये आग लगाने के प्रिंसिपल कौन है, हेडमास्टर कौन है? ये भी शरीफ फैमिली है। LDA के रिकॉर्ड को आग लगा दो, जहां जहां माल पानी होता है ये आग लगा। इन्होंने कहा कि आप बुज़दार पे ये इल्जाम लगा दो और वो गलत साबित हो गया। यानी मसला ये नहीं, इल्जाम कोई सच्चा हो तो तब है ना। उन्होंने कहा कौन तस्दीक करेगा, क्या होगा, बोल दो कि भी ये भी हो रहा है। मसला समी साहब सीधा साधा आपको मैं बताऊं कि ये ख्वाहिश है नून लीग की कि किसी तरीके से उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब ना रहे, ठीक। लेकिन एक तो इमरान खान उनको हटाने के लिए तैयार नहीं, और दूसरा 2 साल में उस्मान बुज़दार ने ज़ाती तौर पर अरकान असम्बली के साथ जिस तरह के ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। अब नून लीग के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप जो है 10-12 तो सामने आ चुके हैं बुज़दार की हिमायत में, और मैं आपको बताऊं 32 से 35 और हैं। तो नून लीग परेशान है कि बुज़दार ने हमारे साथ कर क्या दिया, इनको तवक्को ही नहीं थी। यानी कोई शहबाज शरीफ लाहौर में बैठे हैं और नून लीग के MPA जो हैं वो उस्मान बुज़दार की तारीफ करें तो शहबाज शरीफ को तो आग लगेगी ना, तो वो तो मंसूबे बनाएंगे ना कि उस्मान बुज़दार की किस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए। बहरहाल इसमें फिर एक और भी इल्ज़ाम था कि जनाब वो एक बात कहता है कि जुल्फ़कार लगारी है और वो आपके रिश्तेदार हैं, करप्शन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मिला रहे हैं। अब देखिए इल्ज़ाम ये है कि जी वो जो तूर बुज़दार हैं वो आते हैं जी वज़ीर आला हाउस में और वो खुलेआम मिलते हैं और उनके जी इस बात पे बड़ी, ये भी एक इल्ज़ाम है, करप्शन है। अब हर जुमेरात को DG खान का कोई भी बंदा वो वहाँ पर आता है और वज़ीर आला से मिलता है। आपको याद होगा जब मुस्तफ़ा खर गवर्नर बने थे तो उन्होंने हफ्ते में एक दिन मुजफ्फरगढ़ के लोगों के लिए रख दिया था। हर चीफ मिनिस्टर अपने हल्के के लिए रखता है। अब ये इस पे बड़ी तकलीफ है कि जी वो आता है और वो मिलता है। साहब इन लोगों को फिर पता ही नहीं कि जो इवन वफाकी वजीर है ना कोई, वो भी अपने हल्के को एक दिन हफ्ते में देता है, क्योंकि उन्होंने वहीं से वोट लेने होते हैं, वहीं से इलेक्ट होकर आते हैं। मसला सीधा साधा है समी साहब कि क्या चीफ मिनिस्टर की किसी से दोस्ती नहीं हो सकती, चीफ मिनिस्टर की किसी से सलाम दुआ नहीं हो सकती। हमारे इदारे के एक और सहाफियों का ये कहना है कि तूर बुज़दार जो हैं, अगर किसी ने उस्मान बुज़दार से मिलना है, स्पेशल मुलाकात करनी है, हमारे इदारे के सहाफी हैं, वो कहते हैं तो तूर बुज़दार वो जरिए है। तो इसमें करप्शन कहाँ आ गई? अब इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बात की। एक आदमी किसी का दोस्त, अच्छा देखिए मैं आपको एक आखिरी, मुझे पता है आपने ब्रेक पर भी जाना होगा। देखिए डेरा गाजी खान में राना साहब जब मैंने गुफ्तगू की ना तो सहाफ़ियों की हमें डिवीजन नजर आई। अच्छा उसमें हमारा जो अपना बोल का नुमाइंदा है ना शेर अफगन, वो तूर खान बुज़दार के खिलाफ है, बहुत ज्यादा खिलाफ, वो उसके खिलाफ है। देखें
मैं 2-3 और सहाफियों से मैंने भी पता किया है, वो कहते हैं जी ये सारी चीजें तो हमारे सामने है, लेकिन जब हम वहां पे जाके लोगों से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि तूर खान बुज़दार जो है वो इनके फ्रंटमैन है, जो आम वहां पे एक परसेप्शन है लोगों की। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। फ्रंटमैन जो होता है ना, या तो आप ये कहें ना कि ये जो एक करप्शन का माल जो बनाया गया, ये जो प्लाजा बनाया गया है, जैसे यहाँ पर प्लाजे हैं, वो चाहिए ना। अच्छा वो तो है नहीं, उसके ऊपर गुफ्तगू है। अच्छा उस गुफ्तगू का कोई सिर पैर ही नहीं है। ठीक है समीर साहब, प्रोग्राम में वक्त अब गुफ्तगू से तो कोई आप साबित नहीं ना कर सकते। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं तो राना साहब से उनका मौक़िफ़ देते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और तूर खान बुज़दार ने क्या कहा जो उन पर इल्ज़ामात लगाए, आज वो मज़ीद ये आपने सुना सारा, लेकिन राना साहब जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ना, इल्ज़ाम हमेशा सियासतदानों पर लगते आते हैं, लेकिन जो वो जमातें जिन अपना जो कहते हैं ना कि दे पुट देयर हाउस इन ऑर्डर, वो इन्फॉर्मेशन के लिए जवाब देने के लिए बड़े सही बंदों का सिलेक्शन करते हैं। पंजाब हुकूमत में अगर हम नज़र डालें, जो पिछले जो आए हैं वज़राए इत्तलात और नशरियात, उसमें पहले तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब थे, वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन ज़ाहिर अमेरिका से आए थे, वो जिस अंदाज में बात करते थे एडवाइज़र टाइप थे, वो ना पंजाब को समझते थे, ना वो लैंग्वेज उस तरह की वो इस्तेमाल कर सके। फिर शमशाम बुखारी साहब आए, वो वैसे पीर फ़कीर और बड़े आदमी, वफाकी वज़ीर रह चुके वो, तो उन्होंने डिफेंड करना था। फिर उसके बाद मियाँ असलम इकबाल साहब, उनके पास एडिशनल चार्ज रहा, अच्छे आदमी है, नफीस आदमी है, बहुत नफीस आदमी है, लेकिन एडिशनल आपके पास चार्ज हो तो आप फोकस तो उस पर नहीं कर सकते। फिर फयाजुल हसन चौहान साहब पहले भी थे, बाद में फिर दोबारा आए, तो वो कभी टिकटॉक और कभी लो, लेकिन ज़्यादा बातें मैं इसलिए उनके बारे में नहीं करना चाहता कि उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। मैंने देखा बुराई का बड़ा पीछा करते हैं और बुरी चीज़ को पकड़ते हैं उसकी गर्दन से और उसके बारे में बड़ी बातें करते हैं, मड़ोड़ते हैं। तो मैं इसलिए, वो समझ गए होंगे कि मैं जिस बुराई का जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन की जो परफॉर्मेंस है, देने की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन की जो परफॉर्मेंस है वो पुअर है। जो बयानिया तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देना चाहिए था, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, उसका जवाब जिस अंदाज में नून लीग वाले देते थे ना, इन्होंने तो पॉकेट्स क्रिएट की हुई थी। सहाफ़ी जो हैं अभी वो बड़े बड़े एंकर और कॉलम निगार, ज़रा निकाल के देखें पंजाब के और इस्लामाबाद के होटलों के बिल, वो सारे ये पंजाब गवर्नमेंट और वो होते। और मैं आपको बताऊं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, मरीम नवाज साहबा अभी भी अपने उन सहाफ़ियों का, वो जो एक पूरा टोला है उसका ख्याल करती हैं, फ़ोन करती हैं, और पता नहीं क्या कुछ तहाइफ और क्या कुछ चीज़ें उनकी तरफ आती हैं। ये शरीफ फैमिली जो है ना, वो शुरू से ऐसा करती है, तो अब वो उसका मुकाबला तो नहीं। अच्छा फिर मैं आपको बता देता हूँ, अब सुनने मेरी बात, आज आपको फिर इन्फॉर्मेशन और भी दे देते हैं कि ये इस कदर कर्रो फर्ज से इन्होंने हुकूमत की और इतना इनको एतमाद था अपने ऊपर। शहबाज शरीफ साहब को जब गिरफ्तार किया गया ना राना साहब, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, आज मिली है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना स्क्वाड वगैरह सब वापस भेज दें, आपको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे कौन गिरफ्तार कर सकता है, किसने मुझे गिरफ्तार किया, ऑर्डर किसने दिया। तो उन्हें बताया गया कि ये चेयरमैन नैब ने आपके वारंट गिरफ्तारी जारी की है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा, ये चेयरमैन नैब, इसको तो हमने लगाया था, ये कैसे मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकता है, हमने लगाया था इसे। उन्होंने कहा जी लगाया होगा आपने, लेकिन अभी उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। तो ये वो लोग हैं, जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत की है, अपनी पॉकेट्स क्रिएट किए हैं, कॉलम निगार, टॉक शो होस्ट, वो सारे इनकी पॉकेट्स में हैं। उनकी जायदादें देख, अगर आप बहुत सारे लोगों से पूछे ना, वो जो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स वाली कहानी है, तो ये बहुत सारे लोग हमारे अंदर चले जाएंगे। जरदारी साहब की भी सुन लें, आपके साथ और एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। जब जरदारी साहब को भी, उनको जब गिरफ्तार और वो सारा था ना इधर मामला, तो उन्होंने पैगाम भिजवाया नैब ने। उन्होंने कहा मैं दोस्ती भी बहुत अच्छी निभाता हूँ, जिसका मैं यार हूँ फिर मैं उसका यार हूँ, ये मत भूलें, लेकिन ये बात याद रखें कि मैं दुश्मनी भी बड़ी निभाता हूँ, फिर मैं जिसका दुश्मन हूँ फिर मैं उसको रहने नहीं देता। ये मैसेजेस इस तरह के, राना साहब ये जो वज़ीर आज़म कहते हैं ना कि माफिया से लड़ाई है, ये कोई गलत नहीं है। और अब मैं आपको
अपने जो शाहिद खाकान अब्बासी जिनको कहा जाता है बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो बड़े शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करते हैं, यही करते हैं ना नून लीग वाले, उनके साहबजादे बिल्कुल छोटी एज में थे, उनके अकाउंट से जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं ना वो 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस हैं उनके अकाउंट से। तो नैब बार बार उनसे सवाल कर रही थी, बार बार उनसे पूछ रही थी कि जी इसका जवाब दें। तो उन्होंने पता क्या कहा, जवाब उन्होंने ये दिया, उन्होंने कहा ये इतने छोटे बेटे थे और इतने पैसे, तो उन्होंने कहा ही इज़ वेरी टैलेंटेड। अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब सुन रहे हैं ना तो ये उनके अल्फाज थे, वो बच्चा जो उन्होंने कहा ही इज़ वेरी टैलेंटेड। और फिर उन्होंने नैब को पैगाम भिजवाया एक और बंदे के जरिए कि आप मेरे बेटे को छोड़ दें, मेरे बेटे का केस। राना साहब मैं अगर आपको चीजें बयान करना शुरू करूं ना यहाँ पे, टैलेंटेड तो मैं भी बड़ी हूँ, लेकिन आप परेशान हो जाएंगे कि साहब आपको एक और बात बताऊं, टू मच है भाई, आपको एक और बात बताऊं, ये जो आईपीपीज, ये जो लोगों को बिजली महंगी मिल रही है ना, आईपीपीज के साथ जो मुआहदे हैं उसको क्या प्रॉब्लम है, इमरान खान साहब खत्म नहीं कर सकते और नैब उसको हाथ नहीं लगा सकता। हर मुआहदे में ये एक शिक लिखी हुई है। और याद रखिए ये कॉन्ट्रैक्ट किए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में और नवाज शरीफ साहब ने। और क्या उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो फौरन आर्बिट्रेशन में हम जाएंगे, गैर मुल्की जनेवा की अदालत। बिल्कुल ये शिक उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने दस्तखत किए। अगर आप किसी को अभी छेड़ते हैं तो ये सब वहां पे चले जाएंगे। तो ये किसने किया है? अब अगर इसको पकड़ते हैं तो कहते हैं कि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम था, तारीकी में था मुल्क, हमने उसको रोशनी में बदल दिया और हमें पकड़ा जा रहा है। ये इस तरह लूटा गया, इस मुल्क को इस तरह माल बनाया गया। और मैं आपको एक आखिरी बात, मुझे पता है आप बोलना चाहते हैं, वक्त कम है, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी पे जो LNG टर्मिनल बनाने का मुकदमा है उस पर पता क्या है, 3-4 महीने वो टर्मिनल यूज नहीं होगा, लेकिन हर दिन का $1 लाख आपको देना है। अब ये मुआहदा क्यों किया गया और उसके एंड पे ये क्यों लिखा गया कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो जनेवा में फैसला होगा? ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा था ना, ये करप्शन नहीं है, ये बाहर कमीशन मिलेगा, तो कमीशन मिलेगा ना। तो ये बातें अब फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर वो कहते हैं जनाब के, अब मैं वो बात करना नहीं चाहता, फिर वो कहते हैं कि जी आपकी अपॉइंटमेंट किसने की, आप तो इंजीनियर हैं। हालांकि 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला कर चुका नैब की तैनातियों के बारे में, ठीक है। 135 पेशियां भुगत चुके हैं डॉक्टर आसम, अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। और हमजा शहबाज पर आज फर्द जुर्म आयद हुई है हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद। नैब क्या करे मुझे बताएं आप? आसिफ जरदारी पर नहीं हो रही, आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही। समी साहब शाहिद खाकान अब्बासी आज तमाम हदें पार कर गए भाईजान। आज उन्होंने पता क्या फरमाया, आप देखें ये लोग अपनी ज़ात को क्या समझते हैं, इनको करप्शन के इल्ज़ाम में इन पर केस बने, कहते हैं कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए वरना ये पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। अगर इससे ख़त्म ना हुआ तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। हाकम बदहान, इनको शर्म नहीं आती कि भाई करप्शन माल आपने बनाया, उसकी पूछगिछ की जा रही है, तो आप कहते हैं पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। हम तफसील पाकिस्तान कायम रहेगा। राना साहब तफसील से प्रोग्राम करूंगा। 38 इन्होंने अमेंडमेंट्स भेजी नैब में, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, और हर जो अमेंडमेंट थी वो पर्सन स्पेसिफाइड। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं आप देखें नैब का जो ऑर्डिनेंस है, ये असफंद यार वली साहब गए थे सुप्रीम कोर्ट में, एक एक शिक इसकी सुप्रीम कोर्ट देख के तो इसको सही करार दे चुकी है। लेकिन ये कहते हैं कि इसमें हम अमेंडमेंट करेंगे, और वो जो 38 अमेंडमेंट थी, मैं नाम बताऊंगा कि इस अमेंडमेंट का किसको फायदा, इस अमेंडमेंट का किसको फायदा। ये है पाकिस्तान की सियासत इस वक्त। आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन जो आपने बाशिफ साहब बड़े पूरे एतमाद थे, मुझे समझ नहीं आया उनको, उनके पास इतना एतमाद कहाँ से आया कि वो कह रहे हैं कि मुझे कौन गिरफ्तार कर सकता है। ये बड़ा क्वेश्चन है, माल दौलत पता नहीं क्या है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।